गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। तो क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके चार भाग होते हैं। रूट वर्ड होता है पहला, फिर क्या होता है कि प्राइमरी सफिक्स होता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है, फिर क्या होता है प्रीफिक्स। ये सभी को किस रूप में हम लोग सीक्वेंस में असेंबल करते हैं वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले किसको लिखा जाता है, प्रीफिक्स को, फिर उसके बाद रूट वर्ड को, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, तो एक नोमेनक्लेचर के माध्यम से ये सारे असेंबल्ड किए हुए सीक्वेंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि एक नाम लिख के देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये सारी चीजें कहां कहां पे यूज हो रही है, इस फॉर्मूला के अनुसार पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये CH3 CH2 या CH के नीचे CH3 CH2 CH2 OH, इस प्रकार से। ठीक है, आपका कंपाउंड्स क्या है ये। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, तो क्या करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए सबसे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है या सीरियल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये। ठीक है, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH की तरफ से हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी करना स्टार्ट कर देते हैं। कितने नंबर पे है, 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ब्रांच जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस ब्रांच का नाम हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। कितने नंबर पे, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टोटल जो लंबा चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो लंबा चेन में कितने कार्बन है, 4। तो 4 का नाम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ सेचुरेशन, ये जो कार्बन कार्बन एटम्स है एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब कैसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये N लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं कि आपका जो है फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या है, वो H, तो उसका सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, तो ये क्या होता है, वो N। तो कितने नंबर पे, 1। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा रूट वर्ड है, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स क्या कहता है कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा हुआ है उसके बारे में बताता है कि कहां पे इसका ब्रांचिंग लगा हुआ है। तो ब्रांचिंग लगा हुआ ये CH3, तो ये क्या हो गया, मिथाइल जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बताता है कि जो पेरेंट चेन आपका है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, उसके बारे में बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो 4 को हम लोगों ने क्या लिखा था, ब्यूट, ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका रूट वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच गया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, आपका स्टेट ऑफ सेचुरेशन या अनसेचुरेशन, कि जो आपका कंपाउंड दिया गया है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। ये दिया, ये बताता है कि ये क्या, कौन बता रहा है यहाँ पे, ये N है, तो क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है। EN रहता तो क्या कहते हैं, EN रहता तो डबल बॉन्ड, YN रहता तो क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सफिक्स में PS से हम लोग डिनोट करते हैं, PS ये है, PS प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसी के बारे में आपका क्या कर रहा है, बता रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं एक एक। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, ये चारों पार्ट्स के बारे में आपको जानना है कि कौन सा प्रीफिक्स हो रहा है, कौन सा सफिक्स हो रहा है और कौन सा रूट वर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स को आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सारे कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। तो ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है, नोट कर लिए। तो हम लोग देते हैं टॉपिक, सबसे फर्स्ट वन टॉपिक देती है जो क्या है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का हम लोग टॉपिक दीजिए, हेडिंग लगाइए रूट वर्ड। तो हम लोग का क्या टॉपिक है, ये नंबर है रूट वर्ड, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड कहते किसे हैं? तो रूट वर्ड में क्या बताता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसी के बारे में बता रहा है रूट वर्ड। तो इस टॉपिक्स को हम लोग 2 लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम present in the parent chain, present in the parent chain, कि पेरेंट चेन जो है हम लोगों ने जो चेन सेलेक्ट किया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसी को वो क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसका, पेरेंट चेन का, पेरेंट चेन का, पेरेंट चेन। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास एक कार्बन है, पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड के रूप में मिथ कहेंगे, मिथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है, हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से, क्या कहते हैं, 2 कार्बन जो होता है वो ईथ होता है, 3 कार्बन क्या है, प्रोप हो जाता है, 4 कार्बन ब्यूट हो जाता है, 5 लिखते जाइए पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ऊपर लिख लिए होंगे तो ऊपर से हल्का साफ करके लिखते फिर से, 7 तक। अगर 8 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट, 9 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, नॉन, 10 आ जाए तो क्या कहते हैं, डेक, 11 आ जाए तो क्या कहते हैं, अनडेक, 12 आ जाए तो क्या कहेंगे, 12 आ जाए तो डोडेक, 13 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइडेक, 14 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, टेट्राडेक, टेट्राडेक, 15 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पेंटाडेक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि अगर पेरेंट चेन वाले कार्बन में जो लंबा चेन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसमें कितने कार्बन है, अगर 15 कार्बन है तो उसको पेंटाडेक करके लिखेंगे, अगर 10 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, डेक करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करके बताते चलेंगे कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स में देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लियर किया कि रूट वर्ड क्या होता है। ये क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट चेन में, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स टॉपिक दीजिए बी, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है इसके बारे में तो अभी हम हल्का सा हिंट किए थे। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में 2 लाइन अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स
It represents the state of saturation, state of saturation or unsaturation, state of saturation or unsaturation of the organic compound, of the organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बारे में बता रहा है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्डेड है वो कैसे है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस जो कर रहे थे वो प्राइमरी सफिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं कि अगर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, ये एन लिखेंगे। जितने भी कंपाउंड्स में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पूरे सभी एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो रूट वर्ड के साथ क्या कर रहा है कि ये एन जोड़ के क्या कर रहा है, उसको प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या कर रहा है कि ई एन कर देते हैं, उसमें लगा क्या देते हैं कि ई एन, वो जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ठीक है, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर वही दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं, ये डाइन, डाइन तो है लेकिन उसके साथ क्या होता है, ये डाइन। मान लीजिए कि ब्यूटेन है, ब्यूट है, ठीक है, 4 कार्बन है लेकिन वो क्या है, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन कितने कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है इस टाइप में मान लिया जाए। तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटा। ब्यूट तो है, रूट वर्ड में क्या है कि 4 कार्बन, तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूट। लेकिन यहां क्या है कि ब्यूटा कर देंगे क्योंकि 2 है। ठीक है, डबल बॉन्ड कितना है, 2, तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूटा। उसके बाद क्या है कि डाइन, ब्यूटा डाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 है तो उसी को कर देंगे ब्यूटा ट्राइन। ठीक है, पेंटा ट्राइन। अगर 1 है ट्रिपल बॉन्ड तो उसको क्या करेंगे, सिंपल सा YNE लिख देंगे। अगर 2 है तो ये डाइन लिख देंगे, जैसे पेंटा डाइन। ठीक है, 3 है तो पेंटा ट्राइन। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स में ये सारे वर्ड्स को हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का, नोट कर लीजिए इसको, हल्का वीडियो को रोक लेना है, फिर आपको क्या करना है कि नोट कर लेना है सभी। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग देखना है, सी नंबर जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है। ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो कंपाउंड्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे अगर मान लिया जाए 2-3 है तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक जो मेन हो, जो सबसे सीनियर हो। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कहता है, सेकेंडरी सफिक्स बता रहा है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन से है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है। और उसको अगर प्रेजेंट है तो उसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, जो हम लोग लिख रहे हैं सबसे लास्ट के रूप में, तो उस रूप में उसका क्या नाम लिखेंगे। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, मतलब सबसे लास्ट में जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो एल लिख रहे हैं, ओ एल और। ठीक है, लेकिन वही एल्डिहाइड है तो उसके रूप में क्या लिखेंगे, एल लिख देते हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। और वही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बता रहा है कि उसमें कौन से सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बाद में 2 लाइन हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका चार्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से अगर हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप है तो उसका क्या सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है वो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप और द मेन फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेन है, उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, अब बात आ गया, हम लोग का टॉपिक ये आ गया कि फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप का भी बात आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो वैसा एटम, फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, कि वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसपे सारा प्रॉपर्टी उसका डिपेंड करता है, पूरा नेचर उसका क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कुछ नेचर है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। मान लिया जाए कि आपका ऐसे था C2H5 या 6 था, क्या है, इथेन है। ठीक है, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, OH क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया तो इसका क्या हो रहा है कि पूरे नेचर को ही चेंज कर दे रहा है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी को ही क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं कि वैसा कंपाउंड्स या एटम्स जिसपे क्या होता है कि पूरे प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिसमें से क्या करना है कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो उस चार्ट को हम लोग नोट करते हैं। हम लोग चार्ट देख रहे हैं कि क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स का चार्ट है। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि अगर अल्कोहल OH अगर प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स के रूप में किस रूप में लिखते हैं, OL के रूप में। ठीक है, अगर CHO प्रेजेंट है एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स किस रूप में लिखा जाता है, AL के रूप में लिखा जाता है। फिर आपका CO जिसको हम लोग कीटोन कहते हैं, ठीक है, अगर कीटोन प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस रूप में, सेकेंडरी सफिक्स मींस मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ONE कर देंगे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो जिसको किस रूप में लिखा जाता है, ओइक एसिड के रूप में लिखा जाता है। अगर COO है तो उसको क्या कहते हैं, ईस्टर होता है, जिसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं। फिर वही COCl आ गया तो उसको एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में किस रूप में लिखा जाता है, OL क्लोराइड के रूप में लिखा जाता है। फिर आपका CONH2 है, एमाइड होता है, जिसको सेकेंडरी सफिक्स में सेम लिखा जाता है, एमाइड के रूप में ही लिखा जाता है। फिर अगर NH2 आ गया तो NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, एमीन कहते हैं, उसको सेकेंडरी सफिक्स में भी एमीन के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर SH है तो SH को हम लोग थायोल कहते हैं, उसका भी सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेम होता है, थायोल के रूप में ही लिखा जाता है। फिर आपका आ गया SO3H सल्फोनिक एसिड के रूप में, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका भी सेकेंडरी सफिक्स किस रूप में लिखा जाएगा, सल्फोनिक एसिड के रूप में। फिर आपका CN जो है वो नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल के रूप में ही सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। फिर आपका हो गया CO मींस एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं जिसको, तो उसका क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये चार्ट को हमेशा याद रखना है, तब ही क्या होगा कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम इजी से लिखा पाएगा। ठीक है, और एक बात को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लिए तो हम लोग क्लीन करते हैं। एक बात को एकदम ध्यान रखना है, क्या है वो बात, वो ध्यान से सुनिए कि अगर सेकेंडरी जो सफिक्स हम लोग ले रहे हैं वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से। जैसे सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका वोवेल से, तो प्राइमरी सफिक्स का जो है ई, उसको क्या करते हैं, ओमिट कर देंगे। जैसे कि प्राइमरी सफिक्स में हम लोग लिख देते हैं ENE, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लिखते हैं ना ENE, लेकिन क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या है, वो L है, अल्कोहल है। तो ये क्या करेंगे, जितना नंबर है यहाँ तो नंबर लिखेंगे ही, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसका ई को क्या करेंगे हम लोग ओमिट कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इन, और जितना नंबर मान लिया जाए 2 है, इनटू। अगर एल्डिहाइड है तो EN जितना है 3 नंबर में तो
ए एन लिख देंगे। इसका ई को क्या करेंगे हम लोग ओमिट कर देंगे। अगर जो आपका क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट है तब, अगर वॉवेल से नहीं स्टार्ट है तो आप पूरा लिखिए, ई एन ई लिखिए, वाई एन ई लिखिए। ठीक है, तो ये बातों को, छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान रखना है, तब आप क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। आप क्या कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, सारी चीजों को एकदम डिटेल में अध्ययन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग तो जानते हैं, ऐसे नहीं, सारी चीजों को आपको डिटेल में अध्ययन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या, कौन सा बच गया, हम लोगों ने देख लिया रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब बच गया हम लोग का प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होता है उसके बारे में देखते हैं। टॉपिक भी लगाइए, डी नंबर जो टॉपिक है वो क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना, प्रीफिक्स, सफिक्स, ऐसे सिंपल जनरल वाला। ठीक है, तो जनरल वाला ऑर्गेनिक मतलब क्या कहते हैं, ग्रामर वाला, तो क्या कहेंगे कि प्रीफिक्स मतलब पहले जिसको लगाते हैं, सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में जिसको लगाते हैं। तो प्रीफिक्स आ गया आपका पहले लगाने वाला, सफिक्स मतलब क्या है, बाद में लगाने वाला, जो कि हम लोगों ने दोनों देखा, किसका, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी की सबसे लास्ट में किसको लगाएंगे और उससे थोड़ा सा पहले किसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले पूरा नाम का सबसे पहले मिस्टर या डॉक्टर या जो भी लगाते हैं हम लोग अपने नाम के पहले, उसी टाइप में यहाँ प्रीफिक्स के रूप में होगा कि क्या नाम उसके पहले लगेगा। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं एक वर्ड में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स मींस ब्रांचिंग, कोई भी कंपाउंड है उसका ब्रांच क्या जुड़ा हुआ है, तो ब्रांच का जो नाम लिखते हैं ना उसी के बारे में ये बताता है प्रीफिक्स, कि इसमें क्या है कि ऐसे है, तो पेड़ जो है, तो पेड़ की जो डाली लटका हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांचेज जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ब्रांचिंग प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड या पेरेंट चेन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये डायरेक्ट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या लटका झटका है, बस उसके बारे में बता रहा है, और कुछ ये बताने की का कोशिश नहीं कर रहा है। जो है उसी के बारे में सबसे पहले उसका नाम लिख दो, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके बारे में। तो ये प्रीफिक्स जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। कौन कौन से, पहला जो हो गया वो अल्काइल ग्रुप के रूप में, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, पहला क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम मींस कोई भी अगर अल्केन है, मान लिया जाए कि आपके पास एक अल्केन है, ठीक है, कि उसमें क्या कर रहे हैं कि वन हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम को अगर निकाल देते तो उससे क्या प्राप्त हो जा रहा है, अल्काइल ग्रुप प्राप्त हो रहा है। ये साइन का मतलब, ये डैश जो दिए इसका मतलब क्या है, इसका वैलेंसी जो है वो खाली रह जा रहा है। मींस एक हाइड्रोजन एटम अल्केन से निकल जा रहा है तो उसका तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगा ना, तो वो अल्काइल कैसे वैलेंसी खाली करो। जैसे इसका जनरल फार्मूला देखते हैं तो वो क्या आता है, CnH2n+2, इसमें एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए तो क्या बच गया, CnH2n+1, इसका क्या करेंगे, वैलेंसी खाली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप के रूप में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH4 है, ठीक है, एग्जांपल CH4 है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो, बहुत इजी बात है, तो क्या बच गया, CH3, वैलेंसी खाली। ठीक है, ये क्या था, मीथेन था। हम लोग रूट वर्ड में क्या जानते हैं कि एक कार्बन जो होता है वो मिथ होता है, तो यहाँ क्या कर रहा है, अल्काइल के रूप में, तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल के रूप में। ठीक है, इसका नाम क्या हो जा रहा है, मिथाइल। दो कार्बन अगर है अल्काइल के रूप में, उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल के रूप में।
ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम is removed from an alkane group, from an alkane group we get an alkyl group, an alkyl। हम लोग क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे रहे तो हम लोग क्या प्राप्त करें, अल्काइल ग्रुप के रूप में प्राप्त करें। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक अल्काइल ग्रुप का भी छोटा सा चार्ट देखते हैं, उसमें से क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर इस प्रकार का अल्काइल ग्रुप अगर लटका हुआ है तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है। तो ये सारी चार्ट्स को हम लोग देखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर इसके चार्ट को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम किस रूप में लिखा जाता है, अल्काइल ग्रुप को किस रूप में लिखा जाता है, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच के रूप में आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CH3 लटका हुआ है तो उसको कॉमन नेम में हम लोग किस रूप में लिखेंगे, मिथाइल के रूप में ही लिखेंगे। जो लटक रहा है ब्रांच के रूप में उसको क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में मिथाइल के रूप में, और यूपेक नेम में भी उसका क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल के रूप में ही। ठीक है। ऐसे नहीं कि मीथेन लिख देना है, ब्रांच है तो ब्रांच को किस रूप में लिखेंगे, अल्काइल के रूप में। ठीक है। जो लटक रहा है उसको अल्काइल के रूप में ही लिखेंगे। अगर CH3 CH2 है तो इसके बाद यहाँ वैलेंसी खाली, तो वो क्या है, इथाइल, इसको यूपेक नेम में भी क्या लिखेंगे, इथाइल के रूप में। ठीक है। फिर आपका ऐसे है CH3 CH2 CH2 ऐसा लंबा चेन के रूप में, तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम में कहते हैं ना कि ये नॉर्मल है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नॉर्मल प्रोपाइल है, लेकिन इसको यूपेक नेम में क्या लिखेंगे, प्रोपाइल डायरेक्ट हम लोग। ठीक है। लेकिन अगर एक ब्रांच के रूप में लग गया है लेकिन इसका वैलेंसी क्या है, आगे खाली है, ब्रांच में ब्रांच टाइप में एक क्या है, लटक गया है, और वो क्या है कि वैलेंसी आगे खाली, जिससे क्या हो रहा है कि वो पेरेंट चेन से लटक रहा है। ठीक है। तो उसका नाम जो होता है कॉमन नेम के रूप में, देखो क्या कहते हैं कि प्रोपाइल 3 कार्बन तो है लेकिन एक ब्रांच के रूप में ऊपर लटक रहा है, तो वो क्या है, आइसोप्रोपाइल के रूप में। ठीक है। लेकिन यही क्या करेंगे कि हम लोग अगर यूपेक नाम लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लंबा चेन कौन सा है, ये हो रहा है हम लोग का लंबा चेन, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच से हम लोग क्या करें कि पेरेंट चेन से यहाँ से लटका रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 1 2 2 हो गया, उसको क्या कहेंगे, इथाइल के रूप में। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, लटक रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल के रूप में। तो कितने में लटक रहा है, तो यहाँ कितने नंबर है, 1 2, तो कितने नंबर पे, 1 मिथाइल, उसके बाद क्या है, ये 2, तो 1 मिथाइल इथाइल। समझ में आ गया। फिर ये क्या है कि लंबा चेन के रूप में 4 कार्बन तो लंबा चेन के रूप में हो तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है। और अगर यूपेक नेम देखे तो सिंपल, अगर लंबा चेन के रूप में तो उसको ब्यूटाइल कह देंगे। ठीक है। अगर वही क्या है कि यहाँ पे वैलेंसी खाली हो जा रहा है, दूसरे कार्बन पे इसका क्या कर रहा है कि वैलेंसी खाली हो जा रहा है दूसरे नंबर पे, तो कॉमन नेम पे क्या कहते हैं कि उसको सेकेंडरी कहते हैं। कि अगर वैलेंसी खाली किसमें है, सेकेंडरी, जो ब्रांच के रूप में लटक रहा है वो सेकेंड कार्बन से लटक रहा है पेरेंट चेन से, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका यूपेक नाम कहां से लिखेंगे, ये आपका ब्रांच में ब्रांच वाला टाइप हो गया। ठीक है। ये लटक रहा है लेकिन कहां से काउंट करें, 1 2 3। ठीक है। तो यहां से हमारा लंबा चेन क्या हो गया, ये हो गया, और ये इसका ब्रांच हो गया। ठीक है। तो ये ब्रांच को क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में, सबसे ये ब्रांच में ब्रांच वाली टाइप हो गया। तो क्या आप कहेंगे कि कितने नंबर पे, 1, तो 1 मिथाइल, और यहाँ पे लंबा चेन कितना है, 3, तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है। फिर इसी टाइप में यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए एक कार्बन क्या है ऊपर में लटक गया और वैलेंसी एक कार्बन के बाद, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल कहेंगे, कॉमन नेम। लेकिन यूपेक नेम में फिर देखो कितने नंबर पे लटक रहा है, 2, तो 2 नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि 2 मिथाइल, उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, जो लंबा चेन में 3, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है, तो ये क्या हो गया कि टर्सरी ब्यूटाइल, कि एक ही कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, देखो एक इधर एक इधर एक इधर, तो हम लोग किसी भी साइड, एक साइड लंबा चेन चुनेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग सिंपल वाला चुन लेते, लंबा दिखने वाला, या इधर भी चुन सकते थे उधर भी। तो इसमें क्या है कि एक ब्रांच ऊपर आ गया, एक ब्रांच नीचे आ गया, तो क्या है कि 1 1 डाइमिथाइल। ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 2, तो उसको क्या कहेंगे, इथाइल।
611 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या है कि अगर एक ही कार्बन से क्या है कि उधर भी लटकाओ, इधर भी, तीनों साइड पे लटका है, इधर भी लटक के उसके बाद उसका वैलेंसी खाली, तो ये क्या होता है कि नियो फॉर्म होता है। कॉमन नेम में क्या कहते हैं नियो, लेकिन टोटल कार्बन कितना है 5, तो उसको क्या कहेंगे पेंटाइन। लेकिन यूपेक नेम में इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने पे, तो यहाँ पे एक, जहाँ खाली उधर से 2 3 या 2 3 या 3 इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर पे, 2 पे, क्या CH3 तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइन। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, ओपेक नेम लिखेंगे किसका, अल्काइल। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये जो 9 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या करता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देगा कि कौन सेकेंडरी है कौन टर्सरी है। और यही अगर ब्रांच के रूप में आपको मिल जाता है इतना बड़ा बड़ा, तो आप उस टाइम में यूनिक नाम या कॉमन नाम लिखने में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सिखा रहे बस इसी को याद रखना कि ऐसे करके हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है, बस हो गया बात खत्म। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रीफिक्स 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये प्रकार को देखा था। दूसरा क्या होता है, क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा क्या करता है कि प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है, कभी उसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रीफिक्स या ब्रांच, ठीक है, एंड रिटेन एज प्रीफिक्स। ठीक है, तो उसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप which are always regarded as substituents and written as prefix, क्या होता है कि कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमेशा क्या ब्रांच के रूप में उपयोग करते हैं और जिसको लिखते कैसे, प्रीफिक्स के रूप में। जैसे आप तो देखें कि कहीं सीनियर ग्रुप है, फ्लोरीन जो है वो सीनियर के रूप में काम कर रहा है, ऐसे लटका है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरो। ठीक है, ये लटक रहा है Cl, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरो। ठीक है, ये ऐसे लटक रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोमो। ये ऐसे है तो उसको क्या कहेंगे, I2। ठीक है, अगर ऐसे है तो इसको क्या कहेंगे, अल्कोशी, OR, वो R के साथ क्या है, अल्कोशी। ठीक है, अगर ऐसे आ जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, वो के साथ CH3 है तो इसको क्या कहते हैं, मिथऑक्सी। ठीक है, यही आ जाए वो CH2 फिर से CH3, इसको क्या कहेंगे, इथॉक्सी। ठीक है, अगर यही आ जाए NO2 तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। ठीक है, अगर NO आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप कभी भी आपको सीनियर के रूप में नहीं मिलेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं मिलेगा। कहीं वो है उसके साथ F लग गया, कहीं ये सब लटक गया, तो ये क्या है कि प्रीफिक्स के रूप में हमेशा लिखा जाता है। इसको किस रूप में ये पाया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच के रूप में पाया जाता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप में, तो NO है तो नाइट्रो लिख देते हैं, वो R है या वो CH3 है तो उसको मिथॉक्सी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि क्या है कि अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको नोट कर लीजिए, जिसमें क्या है कि एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, एक या एक से क्या है, अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको क्या करना है कि जो सीनियर मोस्ट एमंग देम होता है, जो सबसे अधिक सीनियर होता है, उसको क्या कहते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जो सबसे सीनियर है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जो बच गया उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर उसका क्या कहते हैं, चार्ट लिखते हैं कि अगर वो H ही है
तो OH को हमने अभी देखा था अल्कोहल को, तो उसको प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं तो हम लोग नहीं जानते, अभी तो नहीं जानते, ठीक है। लेकिन इसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, OL जानते हैं, ठीक है। तो वही देखना है कि अगर OH है और इससे पहले जैसे एक ही कंपाउंड है, यहाँ पे ऐसे है C OH, अगर इधर भी है कुछ यहाँ पे OH आके अटैच हो गया, ठीक है। तो OH है तो ये क्या है कि सबसे सीनियर आपका ये हो गया, ये क्या हो गया, इससे तो जूनियर हो गया ना, COOH से जूनियर OH हो गया। तो OH को क्या करेगा, प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या करना है कि सेकेंडरी सफिक्स में एक ही को उठाना ना, जो सबसे सीनियर मोस्ट एमंग देम होगा उसको क्या करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लेंगे। उसके बाद जो बच जा रहा है उसको क्या करेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन सबसे पहले, सफिक्स मीन्स बाद में, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। तो यही क्या कहते हैं कि वो H है तो उसको क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, ठीक है, इस रूप में प्रीफिक्स के रूप में, और सफिक्स के रूप में सेकेंडरी सफिक्स के रूप में वो है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको प्रीफिक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, सफिक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं वो हमने सेकेंडरी सफिक्स के बारे में देखा कि उसके रूप में क्या लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे वो देखेंगे। तो दो लाइन हम लोग लिख लेंगे पहले कि वैसा क्या होता है, क्या होगा कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो लिखते हैं लैंग्वेज में थोड़ा सा दो लाइन लिख लेंगे, ताकि क्या हो कि आगे भी कभी भी हम लोग पढ़े तो वो क्या होगा कि कंफर्म हो जाए, आपको क्या हो कि कॉन्सेप्ट तुरंत याद हो जाए कि ऐसे करके होता है। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि दे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एन ऑर्गेनिक compounds have two or more functional group, two or more functional group, then the senior most among them, then the senior most among them, most among them is regarded as main functional group and written as secondary suffix, and written as secondary suffix, and the other functional groups are written as prefix, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या लिख रहे हैं कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे सीनियर जो होगा उसको मेन फंक्शनल ग्रुप हम लोग मान लेंगे, उसके अलावा क्या है कि और जो है उसको क्या करेंगे प्रीफिक्स के रूप में मान के, उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मान के प्रीफिक्स के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने नोट किया, इसके बारे में चार्ट, तो एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं उसमें कैसे उसको प्रीफिक्स के रूप में क्या उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। छोटा सा चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको क्या किया जाता है कि प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ये कंडीशन कब उत्पन्न हो रहा है कि जब एक ही कंपाउंड्स में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब, ठीक है। तो अगर अल्कोहल है वो H है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर CHO एल्डिहाइड है तो उसको क्या लिखेंगे फॉर्माइल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर CO है कीटोन है तो कीटोन को प्रीफिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे ऑक्सो के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर NH2 है तो NH2 को हम लोग क्या लिखते हैं एमिनो, ठीक है, एमिनो के रूप में हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। CN को साइनो,
COCl को क्लोरोकार्बन है, CONH2 को कार्बोमोइल, MOYL कार्बोमोइल। अगर SH है तो उसको क्या लिखेंगे मर्क्याप्टो, और CO वो R जैसे क्या होता है ईस्टर, तो ईस्टर को क्या लिखेंगे हम लोग अल्कोसी कार्बन है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये अगर रूल्स को आपने याद रखा कि प्रीफिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स के या रूट वर्ड के रूप में क्या लिखेंगे, ये सारे रूल्स को अगर आपने याद रखा तो क्या होगा कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम एकदम चुटकी में लिख सकते हैं, एकदम एक सेकेंड समस्या नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देगा आप तुरंत आपके दिमाग में सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है दिमाग में सेट करके रखना है, ताकि आप क्या कर सकते हैं सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर इजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे थोड़े कुछ कंपाउंड्स का और भी नोमेनक्लेचर करेंगे कि अगर साइक्लो है तो उसको कैसे लिखेंगे, डबल साइकिल है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये सारे कंपाउंड्स का एक लेक्चर और देखेंगे जिसमें क्या है कि नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या किया जाएगा कि सारे टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में जैसे टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स को एक एक करके बताया जाएगा। जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, उसके बाद क्या देखेंगे उसका सेम देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके और भी सारी चीजें जो जो टॉपिक्स मिलेगा वो सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोगों से क्या है, आप लोगों को क्या करना है कि दूसरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उसके पास शेयर करना है, ताकि आपको क्या होंगे कि आपके सारे फ्रेंड्स का भी जो एजुकेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहे। ऐसे नहीं कि हम लोग सेमेस्टर 2 में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे लॉकडाउन में कैसे पढ़ेंगे, ये वो कुछ नहीं, आपको क्या ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, आप पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि हम जितनी भी सारी वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करें, अपलोड करें, वो क्या है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त। ठीक है, थैंक यू।